हाथ ऊपर करो और वो सवाल पूछो. हात ऊपर करो एक एक. हा बोला सुरेंद्र साहेब. अच्छा, नमस्कार. मी सोसायटी क्रमांक 17चा अध्यक्ष सुरेंद्र भोपाळकर. एक तर ही काल परवा जो जी आर आला त्याच्यानंतर जी एक लगेचच सर्वांना एकत्र करून ही सभा घेतली त्याच्यामुळे धन्यवाद. पण माझा अजून एक प्रश्न आहे की अजून बरेच असे जण आहेत की जे इकडे तिकडे विखुरलेले आहेत. तर आपण एक प्रयत्न केला पाहिजे, पुन्हा एकदा एक पाऊल पुढे टाकून एकत्र येण्याचा प्रयत्न करून तर आपण पुढे काहीतरी चांगलं होईल. बऱ्याच जणांचे विचार वेगवेगळे चालू आहेत, वेगवेगळे विचार आहेत, पण आपण एकत्र झाल्याशिवाय हे पुढे होणार नाही. त्यातून आणखीन एक माझी एक रिक्वेस्ट आहे, आपले स्थानिक जे आता निवडून आलेले आमदार आहेत, इतर राजकीय पार्टी आहेत, कारण की त्यांना आपण बरोबर घेतल्याशिवाय आपला मुद्दा तिकडे मांडणे शक्य होणार नाही आहे. कारण की आपण आपल्या पद्धतीने मानू, पण शेवटी लोकांच्या विचाराला तिकडे तेवढे काही वेळ नाही जोपर्यंत आपल्या एक राजकीय असतं, भले तो किती वरवरचा असू दे किंवा कसा असू दे, पण त्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय आपण ज्या पद्धतीने पुढे जायचंय ते मला तरी शक्यता फार कमी वाटते. तर एक सर्वांना आपण सर्व मेंबर आहेत, तुम्हाला देखील आणि इतर जे लीड करतायत त्यांना सर्वांना एक विनंती आहे. तर याच्याबद्दल काय तुमचे विचार असतील तर धन्यवाद. खरं तर की तुम्ही म्हणता त्या मताशी मी देखील पूर्णपणे सहमत आहे की याच्यामध्ये आपण सर्वांनी एकत्र होणंच गरजेचं आहे. आणि त्या दृष्टीने जसं मी सुरुवातीला तुम्हाला सांगितलं ह्या दृष्टीने मी स्वतः माझ्या दृष्टीने माझ्यापर्यंत मी प्रयत्न केले होते. आजही मी सांगतो आपल्याला जे जायचं आहे, जरी ह्या 88 सगळ्या सोसायट्यांना एकत्र घेऊनच जायचं आहे. याच्यामध्ये काही सोसायट्या ह्या क्षणाला वगळलेल्या आहेत, फक्त आहे ना 10-12 सोसायटी वगळले. आणि ते फक्त एवढ्यासाठी की इथे एवढं ना आपण चांगल्यासाठी हा प्रयत्न करतोय. आणि हे चांगल्यासाठी प्रयत्न करताना ना आपल्याला वादविवाद नको, आणि वादविवाद टाळण्यासाठी आपण हे केलेलं आहे. परंतु आपल्याला सर्वांना एकत्र जायचं आहे. हे जे काय सभा झालेली आहे याच्यापूर्वी तर मी सांगतो आपण हे ना 3 सत्रांमध्ये घेणार होतो, पण 3 सत्रांमध्ये घेण्यापेक्षा आपल्याला ह्या हॉलची आपल्याला माहिती मिळाली. याच्यासाठी मी दादाला मी हे धन्यवाद देईन. आणि त्यांच्यामुळे आपल्याला इथे बसण्याची संधी मिळाली आणि त्यांच्यामुळे आपल्याला हे सर्व हे आयोजित करता आलं. नाहीतर आपण 3 वेगवेगळ्या सेशन मध्ये करणार होतो. त्याच्यामध्ये सुरुवातीला त्यानंतर बाकीच्या काही संस्थांना, त्याच्यानंतर राहिलेल्या अशा 3 एक फेस मध्ये करायचं होतं. या हॉलमध्ये बसण्याची क्षमता फक्त 212 लोकांची आणि त्या दृष्टीने आपण 70 सोसायट्यांपर्यंत पोहोचलो आणि तेवढ्यांनाच आपण विनंती केली की तुम्ही या. आपल्याला कुणाला बाहेर टाकायचं नाही, आपल्यासाठी कोण दुश्मन नाही, आपल्याला सगळे मित्र आहेत. आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्याला हे सगळ्यांसाठी नगर बनवायचं आहे. आपण सगळेजण त्याच्यात आहोत. त्याच्यामुळे आजच्या मितीला आम्ही कोणाच्याही समोर जायला तयार आहोत. एक आमच्या बरोबर कोणी आले तरी आम्ही त्यांना आम्हाला आमच्यात सामावून घ्यायला आपण तयार आहोत. हे आम्ही आमच्या दरवाजे ओपनच ठेवलेले आणि त्याच्यासाठी आम्ही याच्या पूर्वी पण प्रयत्न केले. आणि इव्हन ज्या वेळेला ऋणवार हा विकासात आला तेव्हा देखील मी प्रयत्न केले. तेव्हा देखील मी काही लोकांना भेटलो, तेव्हा पण मी सांगितले की तुम्ही या बरोबर. तर मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगेन की हे सगळं चाललेलं असं नाही ना, म्हणजे ऑफिस मध्ये आम्हाला धमकी दिली, मी एकेकाला आडवा घालणार आहे, आमच्या विरोधात केस टाकल्या, आम्ही कधी कुणाच्या विरोधात बोललो नाही. तर मला माहिती आहे की काय विरोधात काय बोलायचंय, मला त्याच्यामध्ये इंटरेस्टच नाहीये. आपल्या समोर मला माहिती आहे की माझ्या काही चुकलेलं नाहीये, मग मला कर नाही त्याला डर कशाला. तो हम तो सबको साथ में लेके चलने का हम लोग सोच रहे, उनको भी साथ में लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन. मला वाटतं मागे हॅलो नमस्कार. मी म्हाडा सोसायटी नंबर 8 शशिकांत झगडे सेक्रेटरी आहे. दोन्ही आमचे जाधव साहेब आणि ननावरे साहेब आणि परदेशी ही टीम हा फार महत्वाच्या प्रश्नावर अतिशय अभ्यासपूर्ण काम करत आहे, त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन करतो. सुरुवातीला
तो कोणाचं मनात वैयक्तिक असं काही चूक म्हणायची नाही. मगाशी सरांनी सुरुवात करताना रेरा कार्पेट आणि याचा काहीतरी एक उल्लेख केला आणि 700 आणि 600. तर रेरामध्ये भिंतीचंही देखील माप मोठं होतं, एक थोडीशी सुधारणा केली जाते. हाँ हिंदी बोलो. हाँ चलो. सबसे निवेदन ये है कि अभी एक सेक्रेटरी साहब ने या चेयरमैन साहब ने बात किया था कि यहाँ के लोकल पॉलिटिकल लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये एक मास आंदोलन हो इसके आगे अगर होने वाला है तो उसी के लिए यहाँ पॉलिटिकल आपको माइलेज रखना पड़ेगा और साथ में सबकी यूनिटी ये होना जरूरी है. अभी एक तय हुआ है, मतलब बोलते हैं ना लक्ष्मण रेखा एक तय हुई है कि C&D डेवलपमेंट होने वाला है. महाराज ऐसी बॉडी है कि एक गवर्नमेंट की बॉडी है और वो बॉडी में जो प्रोसीजर है वो होने वाली है. बट जो ननावरे सर ने अपने को सजेस्ट किया है कि ये हो सकता है, उन्होंने वर्कआउट तो किया है, बट वो इम्प्लीमेंटेशन कैसा बने और इम्प्लीमेंटेशन बनने के लिए सिर्फ उनका काम आपको गाइड करना है, बट वो मास में कैसा उदाहरण है. अगर कहीं आंदोलन होता है या कहीं महारा के खिलाफ हम कुछ भी करते हैं. और भी एक बात कहा जाए कि PIL क्या करना है, तो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है. अगर वो लिटिगेशन है तो कहीं कहीं सोसाइटी में कहीं जानकारी ठीक से नहीं गई. मतलब क्या है, अरे कोर्ट में जाने वाले हैं, ये करने वाले हैं, तो लोगों के मन में बहुत सी शिकायत. जैसा मैं मेरी सोसाइटी का बात करता हूँ कि लास्ट AGM में मेरे चेयरमैन साहब ने एक एजेंडा रखा था कि वो PIL होने वाला है या कानून लड़े, तो उसका बारे में लोगों के मन में अभी क्लियर नहीं है कि PIL PIL क्या होता है और वो PIL के हिसाब से अगर कोर्ट में जाना है तो हमें उसके लिए क्या प्रिपेयर रहना है. लोग सोसाइटी की जिम्मेदारी क्या है, लोगों के ऊपर उसकी जानकारी कहाँ, मतलब PIL का स्वरूप क्या होगा और PIL के लिए एसोसिएशन उसको लीड करेगी या इंडिविजुअल सोसाइटी करेगी, ये सब बातें हैं. तो ये सब बातें में जैसे अभी जो भी उन्होंने स्टेप दिया है वो स्टेप के हिसाब से जो भी कैलकुलेशन भी बताया वो कैलकुलेशन ये इनका वर्कआउट है. लेकिन महारा आपके साथ जब बैठेगी या जो भी टेंडरिंग प्रोसेस आगे बढ़ेगी, सर बोल रहे हैं टेंडरिंग प्रोसेस नहीं होगी, वो कैसा होगी, वो मैनेज होगी ये हम जानते हैं, बट वो उनको शो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो शो नहीं करेंगे तो पब्लिक के लिए ये बड़ा इतना प्रोजेक्ट नहीं बन सकता है. तो ये इसके लिए वो जो टेंडरिंग प्रोसेस होगा उसी के अंदर अपने ये जो टीम है ये टीम में और काम करके जो फिजिबल चीजें है, मतलब जो भी फैक्ट है, जो डाटा है, वो डाटा इतना प्रॉम्प्ट रखना चाहिए कि जो हम कहीं भी अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठे या मारा के साथ बैठे तो वो हमें प्रूव करना चाहिए. उसके लिए लीगल टीम, आर्किटेक्ट, ये टीम को लेके हमको तैयार रहना पड़ेगा. इतनी बातें करके मैं बंद कर दूं. हॅलो नमस्कार. मी माझं नाव सुबोध किनळेकर. मी 16 नंबर सोसायटीच्या माध्यमातून बोलतोय. मी कमिटी सदस्य आहे. काल जो GR निघाला तो GR मी वाचला, तर तो GR म्हणजे फार 2 ते 3 पानाचा आहे. म्हणजे त्याच्यात फार विसंगती आहे. म्हणजे असं तो त्याच्यात लिहिलंय, फोकस केलंय 33.9 हा जर आपण आणखी त्याच्यावरती जास्त फोकस म्हणजे आपण जर का त्याच्यावर फार विचार केला ना तर 33.9 मधल्या ज्या प्रोव्हिजन्स आहेत त्या प्रोव्हिजन्स त्या 33.9 महाराष्ट्रासाठी आहे. तो काय फक्त मुंबईसाठी किंवा SVP नगरसाठी नाही आहे. पण त्यांनी त्याच्यात तो उल्लेख केलेला आहे त्या GR मध्ये. तो GR मधला जो उल्लेख आहे की 33.9 त्यावरती आम्ही करतोय. तर आपल्याला सर्वांना त्या 33.9 जो GR आहे त्याचा विचार करून आणि 33.9चं जे नोटिफिकेशन आहे गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्रचं त्याचा विचार तो समोर ठेवून आपण आणि ह्यानी काय जे आपल्याला दिलेलं आहे जे दाखवलेलं आहे
त्याच्यात फार माझ्या मते तो विसंगत आहे. कारण आज जो जी आर निघतो तो एवढा इतका स्पीडीने निघाला आहे ना, तो मॅरेथॉनची पण म्हणजे ते अशा फार पुढे गेलेले आहेत ते महाराष्ट्र शासन. कारण मी तिथे शासनामध्ये काम केलंय, मला माहिती आहे तो जी आर कसा निघतो. तर जी आर फार म्हणजे जी आर निघताना तो आदेश आहे महाराष्ट्र शासनाचा, राज्यपाल काढतायत तो आदेश. तर तो बऱ्याच डिपार्टमेंट कडनं जातो. पण आपल्याला साधारण 1-2 महिन्यापूर्वी कळलं की बाबा SVP नगरचं आता प्रामुख्याने घेतलं. पण ते फार पालकपण त्याच्या पाठी लावलंय. मोतीलाल नगर, अभ्युदय नगर, आणखीन काय 2-3 नगर लावलेले. पण ती त्यांचं त्यानं जे दिलेलं आहे, काय दिलेलं आहे वगैरे त्याचा पण आपण अभ्यास करायला पाहिजे. कारण ते सांगतात की त्याच्याप्रमाणे आम्ही करणार आहेत. या सगळ्या गोष्टी आपण मला म्हणजे आपल्याला विनंती आहे की आपण या सगळ्या एकत्र ज्या गोष्टी आपण त्याच्यावर अभ्यास करूया आणि जाऊया शासनाकडे आणि त्याच्यावरती घ्या अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. अजून मला वाटतं कोणालाच बोलायचं असेल तर त्याला बोलावं. मी काय म्हणतो की पाटोळे साहेबांनी ज्या काही गोष्टी सांगितल्या का त्या योग्य आहेत. अजून त्याच्यावरती अभ्यास करायला SVP नगर अभ्यासच करत राहिले हे लक्षात घ्या. आज तुम्ही ज्या फास्ट ट्रॅकच्या पद्धतीने जो जी आर आलेला आहे, जो जी आर आया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिए. कितने मूव कर रहा है, फास्ट होता है, होता है की नाही पाटोळे साहेब? कदम साहेब, तुम्ही RTI ची कामं करता, तुम्ही इतकं फास्ट करत नाही जितकं शासन करायला लागले. कळत नाहीये मला नेमकं काय पद्धतीने त्याने आपल्यावरती एवढं काय त्यांचं आपण घोडं मारलंय. घोडं मारलंय म्हणजे काय मारलंय माहितीये काय? खरं तर शासनाने भूखंड दिला, घर आम्ही बांधलं, आम्ही पैशाने घर काढून बांधलं. बाकी तुम्ही सर्व ठिकाणी जर गेलात ना, शासनाने घरं दिली बांधलेली, पैसा लावून आपण घर बांधलं, भूखंड दिलाय फक्त त्यांनी आपल्याला. आज जे काय आमचे खजिनदार आहेत, मी म्हणतो मी त्यांना 2 मिनिटावर बोलतो समोर काय माहितीये काय, बऱ्याचशा गोष्टी आहेत ना, हे का आपल्याच बाबतीत का करू शकत नाही दीर्घांनी, त्यांना अजूनही आपण दाबू शकतो आपल्याला. पण त्याच्यासाठी आता आपल्याला पुढे यायला पाहिजे हे लक्षात ठेवा. आज जी काय मंडळी आल्या जवळपास सांगायचं राहिलं, आपल्याला IBN लोकमतची आता मंडळी आली होती. 5 मिनिटं मी तुम्हाला डिस्टर्ब केलं नाही सचिव साहेबांना, पण मी सांगितलं नाही. IBNची लोकमतची मंडळी आली, त्यांनी त्यांच्यापर्यंत पण आपण आपली फिर्याद दिलेली आहे. ते म्हणाले खरंच का तुमची एवढी लोक आली नाहीत, आज खरंच काही लोक करतायत का? आम्ही तळमळीने सगळ्यांना सांगितलं. 2 दिवसाची आता मला तर कळतंय हे ज्या सोसायटीचे जे पदाधिकारी आलेत ना, त्यांची जी लोक ज्या घरी निवांत झोपले टीव्ही बघतायत, त्यांनी आता निश्चिंत व्हावं. कारण का तुम्ही ज्या पद्धतीने आलाय तुमच्यासाठी टाळ्या वाजवल्या पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला कार्यकारी आहात, तुम्ही दाखवून दिलं की 31 लोकांचे सुभेदार तुम्ही आहात. तुम्ही त्यांचं घर बनवायला आज घेतलेलं आहे का? हे मी मला म्हणजे प्रामुख्याने मी सांगितलं. ऐकून मला तेच सांगितलं की माझ्याकडे एक बाईट दिली छोटीशी. ते म्हणाले तुम्ही तुमची एक बाईट द्या. माझे कदम श्यामजी आहेत, अजून एक आमचे दादा पुलकेश आहेत, त्यांनी दिले. आणि त्यांनी काय सांगितलं, तुमचं नगर दिसतं कसं, अजून नगर कसं दिसतं हे बरेच जणांना माहित नाही. ती मंडळी आता माझे उपाध्यक्ष आहेत, रमेश शिंदे आणि विठ्ठल शेलार, ही दोघं त्यांना घेऊन गेली त्यांची व्हॅन SVP नगरमध्ये. म्हणलं त्याला फिरवा, नगर कसं दिसतं, काय दिसतं, किती निसर्गरम्य आहे, टेम्परेचर 18 डिग्रीच्या खाली जातं आजच्या डेटला. एवढं चांगलं नगर आहे, म्हणजे आपण म्हणतो ना सिलिकॉन व्हॅली काय आपण बोलतो अशा पद्धती, त्याच्यापेक्षा सुंदर नगर आहे. परंतु ह्या सगळ्या गोष्टी दाखवायला आपण त्यांना नेलेलं आहे तिथे. माझी एक गोष्ट तुम्हाला सांगेन की तुमच्या जे आपल्याच नगरावरती का कशासाठी काही गोष्टींचा आहे ना, तुम्ही विचारा, तुमचे प्रश्न गरजेचे आहेत. परंतु खरंच आता आपल्याला कुठले प्रश्न विचारायला पाहिजे, आपल्या घराचा आकारमान तर कळालं, मॅक्सिमम आपल्याला काय मिळालं पाहिजे. आता तरी कुठेतरी थांबलं पाहिजे. मिळालं ना, घर मिळू शकतं, दुकान मिळू शकतं, मोठं घर मिळू शकतं. काही लोकांना वाटतं की 25 मीटरच्या लोकांना घर एवढं मोठं द्यायचंच का द्यायचं? सगळ्यांनी विचार करायला पाहिजे. SVP नगरमध्ये आज जो काय FSI मिळतोय ना, जे काय मिळतंय हे 25 मीटरच्या लोकांमुळेच मिळत आहे. इकडून की विकास सेक्शनच्या होता, तुमच्या वरची सगळी ती LIC वर. आम्ही बी आणि A वर्गातली आम्ही आहोत, तुम्ही C आणि D मधले आहात. आमचा पगार 650 पर्यंत आणि 650च्या वरचा. आमच्या हांडे साहेबांनी त्यांचं पुस्तक दिलं, आज ते प्रोजेक्ट मला वाटतं त्यांनी दाखवले नगर साहेबांनी, माहिती दाखवलं का? मला तर त्यांच्यामुळे बाहेर जावं लागलं. त्याच्यात संपूर्ण दिलेलं आहे. ज्यावेळी लॉटरी लागली त्यावेळी महाराणी आपल्याला ते पुस्तक दिलं होतं. 25 रुपये काय ती लॉटरी होती, आई मला सांगत होती, कारण 80 नावाचं घर होतं ते, नशिबाने तिला मला दिलं. पण कसं आहे की त्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये दिलेल्या आहेत. लोक म्हणतात नाही आम्ही MIG वाले आहोत. तुम्ही MIG वाले नाहीच आहात. आपला प्रकल्पाचा इकॉनॉमिकली विकॉनॉमी LICचा आहे. MIG कसं असेल, 33(9) मध्ये तुमचं बेसिक एंटरटेनमेंट हे वाटलंय. तुम्हाला माहितीये
मी थोडं मागे नाही, 484 फुटाची जी काय त्यांनी काटछाट करायचं चाललेलं ना, आपण चौक सभा घेतला होता असोसिएशनच्या माध्यमात, आमचं बेसिक कमी करू नका. 484 मध्ये घेतल्यानंतर एफएसआय वाढतो, बरोबर कदम साहेब? ते त्यावेळी कमी केलं होतं त्यांनी, म्हणजे 2.5 मध्ये 484 आणि 0.5 वाढवला मुख्यमंत्री आल्या आणि आमचं बेसिक एंटरटेनमेंट किती केलं होतं त्यांनी? 35 स्क्वेअर मीटर, म्हणजे 376 एवढी 35% पण दिलं, म्हणजे 508 फुटाचं घर तुम्हाला मिळालं. ही एवढी किती हुशार मंडळी आहे ती, आणि आपण मूर्खच. आपण आजही त्याच पद्धतीत आहोत. म्हणजे आहेत फार हुशार मंडळी, अजून इथे नाही आहेत ती, पण आहेत, खूप आहेत. आम्ही त्यांच्याकडे कानाचं टाकलेलं आहे, बोलायचंच नाही त्या विषयात, बिलकुल बोलायचं नाही, ठरवलेलंच आहे. नाही बोलायचं, बोलणाऱ्यांना बोलून द्या, जी सोबत आहे त्यांना सोबत घेऊन जायचं पुढे आणि आपलं काम करायचं, कारण आपण त्या पद्धतीने पुढे जातो. तर अजून कोणाचं काही असेल तर बोला, मी बोलत राहतो, भरपूर वेळ बोली बोला, त्यांना काय बोलायचं बोलून द्या, म्हणजे वरती त्याच नाही बोलून तुम्ही पण बोला. लोकांची सगळी कार्यकारिणी आहे. नमस्कार, मी मिथिलेश गरवी, सोसायटी नंबर 3चा मेंबर आहे. आणि पहिलं तर तुम्ही एका होमवर्क सगळा केलेला आहे त्याच्याबद्दल या फील्डमध्ये असल्यामुळे ते बघत होतो. 33 वगैरे सगळं केलेलं आहे. छोटे मोठे पॉईंट्स होते. 33 म्हणजे नक्की काय तर 33 हा म्हणजे क्लस्टर डेव्हलपमेंटमध्ये आपल्याला सीडीएस मध्ये क्लस्टर डेव्हलपमेंट त्याच्यामध्ये 4+ पंजीबल म्हणजे 5.4चा मिळतोय. तो बेसिकली ये जो क्लस्टर उन्होंने दिखाया वहाँ पे CDS स्कीम जो है 33(9) जिसमें 4 का FSI आ जाता है, उसके ऊपर 35 और मिला के टोटल 5.4 का FSI अपने को यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है. पॉइंट कहाँ पे है कि इसका जो शेयरिंग है, 33(5) जो था उसमें शेयरिंग अलग था और 33(9) में शेयरिंग अलग होने वाला है. तो जहाँ तक आप लोगों ने जो होमवर्क किया है उसके लिए मैं ज़्यादा कुछ ये नहीं करता हूँ, लेकिन एब्सोल्युटली राइट. सेकेंडली मुझे ये भी अभी BR वगैरह निकला है, तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट पानी यहाँ तक आ गया है. तो अपने को क्या ट्राई करना है, कौन से स्टेज में ट्राई करना है वो देखना पड़ेगा. वापस हम लोग अभी 0 लेवल पे तो नहीं जा सकते कि मतलब ये टोटली गलत ही है, ये सब नहीं कर सकते आगे. ये स्टेज में जाके कुछ ज़्यादा कुछ हाथ में आने वाला नहीं है. उल्टा अपने को साइड में रखा जाएगा और फिर ज़्यादा प्रेशराइज करके सब काम किया जाएगा. तो जो चल रहा है उसी को ज़्यादा अपना इंटरेस्ट जो है मेंबर्स का, माना का या SUV नगर का, उसको ज़्यादा सेफगार्ड करके कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. जो पॉइंट्स इन्होंने लिखे थे कि हमको अभी क्या करना चाहिए, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ. वो एकदम परफेक्ट है. उसमें खाली मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो कैलकुलेशन हम लोग देख रहे हैं कि हाँ 773, 565, 775, तो एक म्हाडा की तरफ से आइदर उन लोग खुद अपने को एक ऑफर दिखा दे कि हाँ ये मैं आपको 25 वालों को ये देने वाला हूँ, 30 वालों को ये देने वाला हूँ, 40 वालों को ये देने वाला हूँ. अगर वो नहीं दिखा रहे तो हम लोग को वो चीज़ सबसे पहले डिमांड करना पड़ेगा. रादर देन हम लोग उनको ये बोले कि हमको इतना एरिया चाहिए. ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है कि उन लोग अपने को शायद इससे ज़्यादा दे सकते हैं. मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ कि हम लोग बात करें 735 को मिलना चाहिए, 750 मिलना चाहिए, और उनके कैलकुलेशन में ऑलरेडी 775 780 है. तो वहाँ पे उन लोग क्या करेंगे, वो उसको फ्रीज करेंगे ऑफर. तो बेटर अगर उन लोग अपने हिसाब से दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग को डिमांड करना चाहिए कि अगर हम लोग ये स्कीम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, हम लोग की तरफ से आपको ये होना चाहिए, तो हमको पहले प्रपोजल दिखा दो कि वो कोई भी है. हम लोग जो पहले जिस स्कीम में जाने वाले थे उसके लिए आप तैयार तभी हो गए जब आपने ऑफर दिया कि मुझे इतना कारपेट मिल रहा है, इतना कॉर्पस मिल रहा है, जो आपने एग्री किया तब जाके लोग आगे बढ़ रहे थे. जब पार्टी का प्रोसेस सिर्फ मैं एडवाइस करूंगा कि पहले म्हाडा की तरफ से एक ऑफर अपने को दिखना चाहिए कि अपने को बेयर मिनिमम या मिनिमम क्या मिलने वाला है, और अगर वो नहीं दिखा रहे तो हम लोग को वो चीज सबसे पहले डिमांड करना चाहिए. उसके बाद ही आगे का जो पॉइंट्स है कि चलो ठीक है हम लोग. दूसरा पॉइंट जो है, जो मैंने बोला कि जो टेंडर्स बनने वाले हैं या जो भी है उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो ये सब जो पॉइंट्स मैंने दिए कि हमको ट्रांजिट कैंप नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रांजिट कैंप में आप लोग रह नहीं सकते.
आज भले ही आप लो इनकम स्कीम में है, लेकिन आज सब लोग ने अपने अपने घर ऐसे बनाए हैं तो जो कोई आई डाउट कि कोई बोलेगा कि मैं ट्रांजिट कैंप में रहना चाहता हूँ। तो ये सब पॉइंट्स जो है अपनी तरफ से म्हाडा को पहले अपने को एक लेटर बोलो या उसका एमओयू बोलो जो भी है, हालांकि पहले अपने को शूट करना चाहिए सो दैट उनके रिकॉर्ड में वो चीज चली जाए। तेच करायचा प्रयत्न कि जो जो चीजें अपने दिमाग में जो भी है, इनफैक्ट अपने को ज्यादा कुछ नहीं है, ऑलरेडी अपने को जो पहले मिलने वाला था उसी को हम लोग रेफरेंस को यूज कर सकते हैं। जो हम लोग पहले रुनवाल हो या उसके पहले भी कोई डेवलपर्स आए उनके साथ में जो अपने टर्म्स कंडीशंस हुए, मेरे हिसाब से उसके बाद काफी सारी सोसाइटीज एग्री हो गई थी। इसका मतलब लोगों के दिमाग में लगभग सारी चीजें हैं, अपने को क्या क्या मिलना चाहिए मिनिमम, तो उसी का एक एमओयू ऐसा कुछ बना के हम लोग म्हाडा को शूट कर सकते हैं सो दैट उनको अपने बारे में मालूम रहता है। सर मेरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो यहाँ पे मैंने नोटिस किया, अभी वो म्हाडा की तरफ से है या आपके कैलकुलेशन का मुझे आइडिया नहीं है, कि जो 40 वाले हैं 40 मीटर्स वाले हैं उनको आइदर सो एंड सो एरिया मिलना चाहिए या 750 का फ्लैट और 200 का शॉप मिलना चाहिए। आपको बताता हूँ ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट की वजह से कितने सारे सोसाइटी में दो दो ग्रुप बन गए। मैं मेरे एग्जांपल हमारी सोसाइटी का आपको एग्जांपल देता हूँ, सबका इतना अच्छी तरह से भाईचारा था, लेकिन जिस दिन मालूम पड़ा कि शॉप नहीं मिलने वाला है, वो जो बाहर के थे जो शॉप वाले थे वो सीधा आउट हो गए। मतलब दो ग्रुप हो गए सीधा सोसाइटी में, अंदर वाले अलग और बाहर वाले अलग। और ये म्हाडा तो सिर्फ रहने के लिए दिया है, दुकान थोड़ी दिया है। उनको सब समझाया। ये आपको मालूम नहीं रहेगा, आपका क्या है आपको मालूम नहीं है तो आप लिख के ले लो चाहिए तो मैं देता हूँ। इसमें इसके बारे में आर्गुमेंट का पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये पॉइंट भी अगर हम लोग उसमें डाल देते हैं, हमारा को जो हम लोग एप्लीकेशन करेंगे उसमें करेंगे और उसमें अगर ये पॉइंट आ जाता है तो ये जो लोग जो एग्री नहीं कर रहे हैं सोसाइटी में से हो या फिर म्हाडा में से हो कि नहीं हमको आपके साथ में नहीं करना है क्योंकि हमको शॉप अलग से नहीं मिलने वाला है, एटलीस्ट देखो म्हाडा दे या अलग नहीं दे वो म्हाडा की चीज है, लेकिन डिमांड करना जो है वो अपने जिसकी वजह से एटलीस्ट जो दो ग्रुप हो गए या कुछ लोग जो फेवर में नहीं है उन लोग भी ऑटोमेटिकली इसके अंदर भी आ जाए और सो दैट जिसको हम लोग सबको साथ में जाए लेके जाना। आज हम लोग की इसमें ऐसा हो गया कि जो बाहर के चार है वो हम लोग की कोई भी मीटिंग में नहीं आते, रीजन क्या है कि उन लोग क्या बोलते हैं कि तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। बोला महाजन साहेब। डॉक्टर रवींद्र नवर महाजन, मी 58 सोसायटीचा चेअरमन आहे। मला प्रश्न होते की आता आपण पीआयआर टाकणार, पीआयआर म्हणजे पण पब्लिक लिटिगेशन टाकणार आहे, आपण पीआयआर टाकणार ते कोणतं म्हणजे आपल्याला बेस काय आपण आता समजून घ्या। एक सोसायटी इथे 98 सोसायटी आहेत, बाकी काही इंडिव्हिज्युअल त्याचे हाय इन्कम वाल्याचे ग्रुप आहेत, तर पीआयआर आपण बनवायची आणि ती कशी पुढप करायची जसे आपण पीआयआर पुढप करायची, पहिला आहे क्वेश्चन। सेकंड थिंग यासाठी आपण जर समजा हायकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कोणत्याही स्टेज बेंचवर गेलो तर आपल्याला तिथं फायनान्शियल बॅकअप काय, सेकंड क्वेश्चन। ह्याला प्रॉब्लेम काय, या आज म्हणजे 20-15 वर्षापासून मी जे अनुभवतोय नगरामध्ये पहिले 20-15 वर्षापासून जी आपली जी युनियन होती ही बरखास्त झालेली, ती जी आपली होती हक्काची होती सगळ्यांची, म्हणजे जी सोसायटी आहे सगळ्यांच्या हक्काची होती, ती जर जिवंती राहिली असती तर याचा फायनान्शियल बॅकअप सुद्धा राहिला असं पहिली गोष्ट। सेकंड थिंग या असे जे प्रॉब्लेम होते ते एक सिंगल लेटर हेडवर त्याच्याशी फाईट करू शकतो मला पहिली गोष्ट, ती एक सिंगल लेटर हेड म्हणजे सगळ्यांची पॉवर त्याला दिली गेली असते का, ही सोसायटी मधून जे रिप्रेझेंटेटिव्ह ती सोसायटीची जी आपली युनियन जर इस्टॅब्लिश झाली असती तर ती एक लेटर फक्त आज एवढ्या लोकांना जमवायची गरज नव्हती, ती जी कमिटी आहे आपली जी युनियन फेडरेशन उंच ती त्यांच्यासोबत फाईट करू शकली असती आणि ती जे म्हणते त्यांना ते ऐकावं लागलं असतं, हा एक मुद्दा झाला। पण आता फायनान्शियल आता जे झालं ते सगळं गेलं, पण तिला जिवंत करण्यासाठी आम्ही कदम साहेब आम्ही प्रयत्न केलेच। आता 40-45 लोकांचे रिझर्वेशन तुम्ही पण दिले सगळ्या लोकांनी रिझर्वेशन ते आम्ही सबमिट केले, परंतु तो रजिस्ट्रार तिथून पुढून ते इलेक्शनची ऑर्डर काढायला तयार होते। ते कशासाठी चाललंय लोकांच्या चांगल्यासाठी करत होतो आम्ही, म्हणजे कदम साहेब आणि मी नेहमी फॉलो केला असतो। कदम साहेब आज पण जाऊन दिलं, कदम साहेबांनी आज त्यांना विचारलं की तुम्ही फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो आहे तुम्ही आम्हाला डिस्क्लोज का करत नाही, जर तुम्ही तुमचा प्रॉफिट तुम्ही डिस्क्लोज करताय, तुम्ही आमच्या पब्लिकला जे आमचे जे सोसायटी आहेत आमचे जे टेनंट्स आहेत त्यांना काय एरिया मिळणार आहे ते तुम्ही डिस्क्लोज का करत नाही। त्यांनी आरटीआय टाकला, आरटीआय टाकल्यानंतर त्यांनी आरटीआयला उत्तर नाही दिलं, अपूर्ण पेपर दिले आणि ती आरटीआयची कॉपी नंतर ते म्हणाले आम्ही अपील लावतो, म्हणजे ते अपीलची कॉपी आम्हाला 1 महिन्यामध्ये कदम साहेबांना भेटली आणि 1 महिन्यामध्ये त्यांचा तो कोणता टेंडरिंग ऑनलाईन टेंडरिंग फिनिश होऊन जातो, बरोबर।
ते ह्या 1 मंथ मध्ये जे आता ते ना म्हणजे आरटीआय टाकून सुद्धा आपल्याला ते डिस्क्लोज करत नाही. तर आधी पहिली गोष्ट 79A नाही होणं आणि सेकंड P888 नाही होणं आपल्यासोबत म्हणजे पर्सनल आपला जो अग्रीमेंट असतो प्रत्येकाचा, तर हा ऍक्च्युली जुलमी म्हणजे चुकीचीच गोष्ट आहे ती कोणी टॉलरेट करून घेणार नाही, कारण की आपल्याला काही विश्वासच घेत नाही. याचा बियाण जाऊन आपण विचार केला तर या सगळ्या गोष्टी आपण समजून घेऊया, पण त्यांची ऑफर जर आपल्याला जर योग्य नाही आली तर नक्कीच आपल्याला सगळ्यांना एकत्र येऊन यांच्यासोबत आपल्याला कायदेशीर पातळीवर करावं लागेल. आणि जर आपण आजच अशा गोष्टीमध्ये आज जर चाललेल्या त्या गोष्टीला आपण थांबवून जर त्याला कम्प्लीट काही केलं तर भविष्यामध्ये समजा जे होणाऱ्या गोष्टी आहेत त्या जर फक्त 5 वर्ष जर लेट झाला तर तो ऍज अ बँकेचा भाषेत जर म्हटलं आपण तर आपण सगळे लॉस मध्ये असू. तर याच्यामध्ये काही इम्प्रुव्हमेंट करून आपल्याला पुढे जाता येईल तेच उत्कृष्ट असेल मी सांगेन तुम्हाला. पण लेट नको आहे म्हणजे कोणत्याही पद्धतीने हे गुन्हा थ्रू होतं ते मॅटर नाही, परंतु लेट नको होता म्हणून. हमारा कितना हक है कि भाई हमने खुद बनाया किसी क्या. तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब कंटिन्यू सब कुछ लॉटरी लगी थी तो वर्ल्ड बैंक से हुआ था और उसमें जो इंटरेस्ट लगाया था चक्रवृद्धि ब्याज से लोगों ने इंटरेस्ट भर किया था. तो ये भी एक हमारा वैलिड पॉइंट है कि हम लोग ने एक हमारा ये प्रॉपर्टी और हम आप हमारे हाथ नहीं चल. आता याच्यात सगळ्या प्रबंधी एकत्र आलंच पाहिजे, परंतु ह्या सगळ्या गोष्टी माडामधून आरटीआय वगैरे टाकून डिस्क्लोज ते करणं महत्वाचं आहे, कारण की आपल्याला काय घडणार आहे ते आपल्यालाच माहिती आहे. फक्त यांचं चाललंय पुढे चाललंय सीएनटी आणि हे सगळं डिसाइडेड आहे. हे बी मी आम्हाला अजून ज्या म्हणजे कळतं हे सगळं डिसाइडेड आहे. पण आता त्याच्यात आपल्याला जर बेनिफिट जर चांगला होत असेल तर आपल्याला सरळ निघायला काही हरकत नाही. पण इन केस जर आपल्यावर अन्याय होत असेल तर सगळ्यांना एकत्र आल्याशिवाय आपल्याला पर्याय नाही. सगळ्यांनी एकत्र आपण आता 3 नंबरचे सदस्य आपले जोशी साहेब आहेत, त्यांना त्यांच्या प्रश्नांना मी उत्तर देतोय. त्यांनी चांगला प्रश्न विचारलाय की टेक्निकली आपण मला आपल्याला काय ऑफर देणार आहे. आपण तशी म्हणजे अपेक्षा करू शकत नाही माझ्याकडनं. आपण आता जे ननवरे साहेबांनी हे दाखवलेले ना कॅल्क्युलेशन ते पण आपण घेतले ते टेक्निकल ह्याच्यातूनच घेतलेले आहेत. इकडे आमचं म्हणणं काय माहिती आहे हाँ अभी थोड़ा हिंदी में बोलूंगा क्योंकि यहाँ पर आए सभी सदस्य को पूरी तरह से जो भी मुद्दे हैं अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, इसके लिए थोड़ा हिंदी में बोलता हूँ मैं. 2008 में हमारे मुंबई के अंदर सबर्बन के लिए 33(5) का गठन हुआ था. 33(5) ये DCR रूल हमारे लिए बना था पुनर्विकास में जाने के लिए. तो उस वक्त हम लोग जब जा रहे थे तो हमारे नगर के अंदर कुछ जैसे इसके अंदर अच्छा जाने 33(5) में हम अगर ये पॉलिसी के लिए जा रहे थे 2010 में, तो वहां पर उसका रुकावट आ गई थी. और रुकावट क्यों आई थी वो भी सबको पता ही है. उसका आंसर मैं डॉक्टर महाजन है ना उनके उसमें दूंगा. अभी हम ये कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं. हमें यहाँ पे ज्यादा ये नहीं करना है क्योंकि अभी जो कैलकुलेशन है ना ऑलरेडी हम लोगों ने एक प्रस्ताव हम लोग को 2021 में एसोसिएशन को एक लेटर मिला था कि आप सक्षम विकासक को चुनकर अपने प्रस्ताव को सबमिट करिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास में. तो वहां पर हम लोगों ने वो एक ऑफर बनाकर सबमिशन भी किया था जो माडा ने अप्रूव कर दिया था. आज हमको कुछ नहीं करना है अलग. हम माडा से एक ही बात मांगते हैं. हमारा जो 2005 33(5) के अंदर जो आपने हमारा प्रपोजल सबमिट किया हुआ है एज इट इज उसको उसकी डिमांड हमें ऐसी रखनी है. अब अगर आप 33(9) यहाँ पे ला रहे हो तो लेकर आइए. बशर्ते हमारी शर्त यही है कि हमारी सारी डिमांड एज इट इज रहेगी. सिर्फ और सिर्फ 33(9) और 33(5) के बीच का जो कैलकुलेशन है कारपेट का वो हमको क्लियर किया जाए. बाकी हमारा रेंट एज इट इज रहेगा, हमारे हार्डशिप कंपनसेशन एज इट इज रहेंगी, हमारे जो हमारी डिमांड है क्योंकि हमें ट्रांजिट में जाना नहीं है. ऑलरेडी माड़ा हमारे प्रपोजल को अप्रूव कर चुका है 33(5) के अंदर. तो 33(9) में क्यों नहीं. यहाँ पर फर्क सिर्फ हमारे को 33(9) में कारपेट एरिया का है. तो कारपेट एरिया का जो कैलकुलेशन है वो हमें नए सिरे से मिल जाए
और उसी के हिसाब से हमारे पूरे प्रपोजल को हमारा एज इट इज एक्सेप्ट करें, हमारे प्रपोजल को अप्रूव करें, ये हमारी डिमांड है। इसके लिए हमारा खुद से तो नहीं करने वाली है, कहीं ना कहीं हम लोगों को अपनी एकजुटता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि बोलते हैं ना कि वो जब तक न्यू बेबी भी होता है तो बच्चा रोता नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो ये तो सरकार है, यहाँ पे बैठे हुए सब मंत्रीगण है और बड़े बड़े अधिकारी है जो ऐसे ही नोच के खाने वाले रहते हैं। तो इतने आसानी से आपको माड़ा भी प्रपोजल देगा इसकी उम्मीद मुझे तो कम लगती है। फिर भी अगर हम आस रख के कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इसका साइड इफेक्ट हम सबको मतलब बुरी तरह से हम लोगों को इसका झटका लग सकता है। तो ये रिस्क भी है, बहुत बड़ा रिस्क है, और ऐसे रिस्क को लेने से हमें बचना चाहिए कि माड़ा हमें कुछ प्रपोज करेगा। उल्टा हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए कि हम किस तरह से 33(9) के अंदर जो भी उसका बेसिक एंटरटेनमेंट है उसके अंदर मिनिमम से मिनिमम हम कितना डिमांड करके ले सकते हैं, हमें वो देना है, ताकि आने वाला डेवलपर जो है ना, यहाँ पे जो भी डेवलपर आएगा वो ब्रांड होगा, क्योंकि अगर टेंडरिंग होता है तो ग्लोबल टेंडरिंग होने वाला है, ग्लोबलाइज होने वाला है सब। तो आने वाले जितने भी डेवलपर रहेंगे वो सारे मतलब कैपेबल रहेंगे, जिनकी लाख करोड़ की टर्नओवर होगी, मतलब उनकी जो बैलेंस शीट वगैरह होगी वो ताकि तगड़ी होगी। तो इसमें क्या है, जो प्रतिष्ठित डेवलपर है वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और ये गिने चुने हैं इंडिया के अंदर। मेरे ख्याल से हमारी 10 उंगलियां भी ज्यादा है, 10 उंगलियां ज्यादा है। तो डेवलपर यहां पर आएगा तो आपको मैक्सिमम देने के लिए नहीं आएगा सर, वो मैक्सिमम पैसा कमाने के लिए आएगा, क्योंकि उसको अगर प्रोजेक्ट चाहिए, टेंडर में अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो उसको सेंट्रल को भी देखना है, स्टेट को भी देखना है, गवर्नमेंट बॉडीज को भी देखना है, और हम लोगों को भी देखना है। तो उसका जो फंड है वो ह्यूज लेवल पे यूज होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर बचाने की कोशिश करेगा तो वो हमारे हक में से ही बचाएगा, क्योंकि सरकार के पास से इसको कुछ बचाना नहीं है। जो भी इसको बचाना है वो पब्लिक के उसमें से ही बचाना है, तो वो हमारा हक कम करने की कोशिश करेगा। तो उससे बेटर है कि हम अपने हक को किसी तरह मेंटेन करके मिनिमम से मिनिमम एंटरटेनमेंट के अंदर हम इसको कैसे अपने आप को सेक्रीफाइस करके एक अपना हक तैयार करके मांग सकते हैं। क्योंकि अगर हम इंतजार करेंगे कि माड़ा हमें प्रपोजल देगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब धक्का लग सकता है, क्योंकि वो उम्मीद हम नहीं कर सकते। इसमें अगर अगर आपको जल्दी साहब आपको कुछ अगर बोलना है तो अगर मेरा बोलने में कुछ कमी है या कुछ है, क्योंकि क्या है, माड़ा एक ऐसी बॉडी है जो हम सबको पता है कि अगर हम ट्रांसफर भी लेने के लिए जाते हैं ना, हमारी सोसाइटी अगर CRZ में है तो उसका 40 से 50 हजार रुपया लोग एक्स्ट्रा देते हैं नेम ट्रांसफर देने के लिए। इस तरह की बॉडी है, तो हम इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो हम लोगों को बहुत सोच समझ के जाना पड़ेगा। और दूसरा, मैं डॉक्टर महाजन जी का आंसर करना चाहूंगा थोड़ा। डॉक्टर साहब, आप माड़ा में कब से रह रहे सर? आप ओरिजिनल टेनेंट हो? माड़ा में इनको 5 साल हुआ सर। हम लोग हम जितने भी यहाँ पर हैं अभी एसोसिएशन में, सारे मतलब ओरिजिनल मेंबर हैं, ओरिजिनल ऑलरेडीज हैं माड़ा के सर। और इन्होंने जो फेडरेशन की बात की 2010 की, मैं उस फेडरेशन का एक्स कमेटी मेंबर हूँ। महाजन साहब को शायद पता नहीं है, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उस वक्त 2006 में एक PIL डाली गई थी हमारे SVP नगर के ऊपर, दिशा NGO, और उस वक्त मैं अपने नगर के फेडरेशन के ऊपर कमेटी पे था सर। हमारे अध्यक्ष अनिल बागवे और हमारे क्या नाम है, प्रदीप माड़गुट और सूर्यकांत खाड़े, तो ये सब चल रहा था, हम लोग की एक्टिविटीज चल रही थी। 2007 से हवा शुरू हो गई कि SVP नगर में पुनर्विकास आने वाला है। आते आते 8 में GR पास हो गया। कदम साहब अपने यहाँ पे बैठे हुए, जिन्होंने एक मास मीटिंग के अंदर GR सामने रखा था
कि जीआर पास हो गया है, पर फिर भी हमारे लोग यहाँ के कुछ लोग हैं जो फेडरेशन के लोग उसका अपोजिट कर रहे थे कि वो है ही नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। ये सच्चाई है, करम साहब सामने ही बैठे हुए, अगर मैं गलत बोलता हूँ तो करम साहब। तो उसके बाद में बहुत सारे डेवलपर यहाँ पर आए और डेवलपर आने के बाद में हम लोग उस प्रोसेस के अंदर जाने के बदले हम लोग आपस में लड़ने के लिए बढ़ गए थे सर, और आपस की दलाली करने के लिए बढ़ गए थे, जिसका नतीजा है कि एसवीपी नगर में 33/9 आज आया है। 2008 से 2025 टिल डेट तक 33/5 मौजूद था। हमारे नगर की कितनी सोसाइटियां डेवलप हुई और क्यों नहीं हुई, ये हम लोगों को खुद को सोचना चाहिए। जबकि सरकार पहले से मंसूबा बना के बैठी है कि हम लोगों को एसवीपी नगर इनके हाथ से हथियाना है। एसवीपी नगर ही क्यों? चारकोल, गोराई, मालवनी ये हमारे पहले के अलॉटमेंट है, एसवीपी नगर के ऊपर ही क्यों? 33/5 का कोई फायदा ही नहीं उठाया सर, और आज सीएनडी आ गया 33/9 लेकर, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोगों को सिर्फ एक होना है। आपस में लड़कर कुछ नहीं होता है, बहुत सारे इल्जाम लगते हैं। एसोसिएशन आज इतने 2012 से काम कर रहा है और 2018 से हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया। हम लोग केवल और केवल मार्गदर्शन की भूमिका में थे। हम लोगों ने हमेशा एक ही कहा हुआ है, शायद कोई बोल दे यहाँ पर कि एसोसिएशन ने हमारे ऊपर डेवलपर थोपने की कोशिश किया, हम एक ही बोल रहे हैं, डेवलपर जो भी आएगा एसोसिएशन मार्गदर्शन की भूमिका में रहेगा और डेवलपर चुनने के अधिकार सोसाइटी के रहेंगे, इंडिविजुअल मेंबर के रहेंगे। अगर 31 सोसाइटी की सोसाइटी है तो 31 मेंबर के रहेंगे। हम हमेशा यही बोलते आ रहे हैं, पर कुछ लोगों को गुमराह करने के लिए एसोसिएशन को 600 करोड़ मिले, इतने मिले, उतने मिले, ऐसी बात में कोई दम नहीं होता है। कोई भी डेवलपर होता है ना सर, बिल्डर जिसको बोलते हैं, बिल्डर, वो घर बनाता है, इंसान को भी बनाता है। वो इतना मूर्ख नहीं होता है इस तरह से फालतू पैसे बांटने के लिए। हकीकत में जिसको अगर गलत सलत काम करना रहता है ना, सोसाइटी को फंसाना होता है, तो प्रलोभन देते हैं झूठ मूठ का कमेटी को और फांस के रख लेते हैं। 2010 में हमारे यहाँ जब एचडीआईएल ब्रांच पे स्कीम ये सब बड़े बड़े डेवलपर आए हुए थे, ये भी सब लेआउट के लिए ही जा रहे थे सर। सिंगल सोसाइटी के लिए किसी ने ऑफर नहीं दी थी। ब्रांच पे की ऑफर थी, लेआउट के लिए थी, एचडीआईएल की, एसडी कॉर्पोरेशन की, सबकी। और आज भी हम यही बोल रहे थे, जो भी ऑफर थी, हम लोगों ने जो प्रपोजल बनाया होता सुहास घुगरे जी को लेकर, वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की थी। क्योंकि इंटीग्रेटेड में क्या होता है, हम लोगों को जो मूलभूत सुविधा है ना, वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी मिलती है सर। आज हम उदाहरण ले लेते हैं, हमारे सोसाइटी में जो एक 2 4 2 बिल्डिंगें बनी है। मैं 8 नंबर में रहता हूँ, मेरे बगल में 7 नंबर सोसाइटी है जो डेवलप हो चुकी है, जिसका पुनर्विकास हो चुका है। उसके सामने 21 नंबर है सर। आप आके देखिए उस गली में पार्किंग की क्या अवस्था है। पार्किंग के लिए प्रॉब्लम है सर। और बिल्डिंगों की उनको पोजीशन हो गया, पर उनकी गाड़ियां भी बाहर है। तो इस तरह से हम लोग क्या हासिल करेंगे? सिंगल अगर बिल्डिंग भी बनाने के लिए जाते हैं तो सरकार को तो यहाँ पे ये होने ही नहीं देना था। सरकार को चाहिए इंटीग्रेटेड। इसी के लिए तो उन्होंने हमें अच्छा सहयोग किया था जब महाविकास आघाड़ी सरकार थी, और हम लोग उसमें आगे भी बढ़ रहे थे। पर कुछ लोग हैं जो मतलब विजय रथ को रोकने का प्रयत्न कर रहे थे, जो रोक नहीं पाए। आखिर में क्या होता है, अच्छा काम करने के बावजूद भी है ना, एक होता है ना कि हम कितना मतलब 100 अच्छे काम कर ले, पर एक जो काम, एक झूठ होता है ना, एक झूठ, वो 100 सच को भी है ना झुटला देता है।
आज हम लोगों के पास जो एसोसिएशन के पास जो लेटर आया हुआ था एकत्रित होने वाले टास्क का, उसके लिए हम लोगों ने सोसाइटी से ठहराव लिए हुए थे, बकायदा जनरल बॉडी में ठहराव लिए हुए थे। और आज ये जो सीएनडी आया हुआ है ना, सीएनडी एजेंसी जिसको बोलते हैं, ये पूरी तरह से चैलेंजेबल है कोर्ट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो सोसाइटियों में लिखा हुआ है ना, हम लोगों ने किसी भी सोसाइटी को, किसी भी डेवलपर को अपना अधिकार नहीं दिया हुआ है। वो सारी सोसाइटियां किसी ना किसी डेवलपर से, एक ही नहीं, दो डेवलपर के साथ में पैसे ले चुकी है, कंसेंट कर चुकी है। तो सबसे पहले अगर कोर्ट में अगर हम खड़े भी होते हैं ना, तो वो लेटर के आधार पर ही ना माड़ा गिर जाएगा। और ऐसे एसोसिएशन के पास में बहुत सारे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है जो कोर्ट में साबित करने के लिए काफी है, जिससे माड़ा का सीएनडी धराशायी हो जाएगा। पर यहां पर हम सीएनडी को चैलेंज नहीं कर रहे, यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ, हमें लड़ने में झगड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर सीएनडी हो रहा है तो ठीक है, आप हमारे जो अधिकार है आप हमें अपने अधिकार दे दीजिए, जो हमारे अधिकार का गार्बेज एरिया है वो हमें दे दीजिए, बाकी जो जो मूलभूत सुविधा है वो हमें हमारे मिलनी चाहिए। सर संतुष्टि आप? और किसी को अगर कुछ सवाल, हाँ तो जैसे आपको मैं रमेश देसाई, सोसाइटी नंबर 38। मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं 2 मिनट खाली बोलने वाला है। देखो, जो हिसाब से महाराष्ट्र शासन गया हफ्ते में मिनिस्टर जो का मीटिंग रहता है उसमें उन्होंने मंजूर दे दिया मंत्रिमंडल में, ये हफ्ते में जीआर निकाला। गवर्नमेंट तुम्हारा सुन ही नहीं रहा है, उनको जो करने का वही करने वाला है। तुम्हारा हमारा तकदीर अच्छा है कि ऐसे लोग अपना साथ में आए जो निष्पक्षपणे काम कर रहे हैं, उनका साथ खड़े रहो। अभी पानी यहाँ तक आया है, डूबने को टाइम नहीं लगेगा, तुम्हारा कोई सुनवाई नहीं। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन इतना ही कर सकते हैं इनको पकड़ के कि भाई हमको एरिया कितना मिलेगा, हमको भाड़ा कितना मिलेगा, हमारा घर का क्वालिटी क्या होगी, ये गवर्नमेंट को पूछो। और इसका गृह निर्माण मंत्री एकनाथ जी शिंदे है, तो मैं तो बोलता एसोसिएशन और हर सोसाइटी का कमेटी एक बार एक मीटिंग लगाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनको बताओ कि 25-30 साल से हम लोग ये झोपड़े में रह रहे हैं, इसमें से कुछ आप भी मार्ग निकाल सकता है। देखो, महाराज में बैठे हो सब आप लोग है, वो अपना हिसाब से काम करेगा, बिल्डर को मिले हुए सब है। तो इसमें से हम ये लास्ट पॉइंट है, इसका बाद में फिनिश है। अपन जो देगा वो लेना पड़ेगा। तो सब एसोसिएशन के साथ खड़े रहो। आप उनको कितना मिलेगा भाई, कैसा घर मिलेगा, ये इनका लेके एक मीटिंग लगाओ यादव साहब, और इसमें से कुछ तो मार्ग निकलेगा। नहीं तो मेरे को तो ये पोजीशन देखे, जितना मेरे को पॉलिटिक्स का ज्ञान है, मेरे को नहीं लगता कि गवर्नमेंट तुम्हारी सुनेगा। आप एक रह के एक बार प्रति हल्ला करेगा, उनको सुनवाई करेगी, भाई हमारा सुनना पड़ेगा, हम इतना साथी करता है तो कुछ हो सकता है। इसलिए फिर एक बार आप सब इनको साथ दो, और साथ मिलकर इसमें जो कुछ तो उत्तर अच्छा निकलेगा, ये मैं दुआ करता हूँ। एक मिनट, थोड़ा एक मैं क्लियरिटी देना चाहता हूँ कोर्ट कचहरी के मामले के बारे में। जैसा महाजन साहब ने बोला था, 2010 में जो फेडरेशन का ये सब चला था ना, तो फेडरेशन को चाहिए था रियली इनिशिएटिव लेने के लिए। एसवीपी नगर की तरफ से जब फेडरेशन था तो उसको कोर्ट में उतरा जाना चाहिए था डिफेंड करने के लिए, पर वैसा उन्होंने नहीं किया। उसके लिए वन साइड ऑर्डर पास हुआ था डेमोलिशन का। हमारा डेमोलिशन रुक सकता था सर। मैंने बहुत उस वक्त के जो काउंसिल लॉयर थे, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में कॉलम लिखते थे, मिस्टर राजू मोरे, आप अभी भी सर्च कर सकते हैं, काफी सीनियर काउंसिल लॉयर है। उनका मैंने उनको मुलाकात भी करके दिया था, पर उन्होंने ऐसा कोई ये नहीं किया था। उन्होंने एक नल्ला एडवोकेट को चुनकर हमारे एसवीपी नगर का इतना बड़ा डेमोलिशन करवा दिया था। तो ये आपके जानकारी के लिए आपको बोल रहा हूँ। एडवोकेट फ्रांसिस जेम्स कैसो, आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर इन बॉम्बे हाई कोर्ट। आई स्टे इन सोसाइटी नंबर 77 और मैं 77 का चेयरमैन। साहब, मैं आपको आगे जाने से पहले जस्ट एक आपको रेफरेंस बता देता हूँ। जब भी गवर्नमेंट ने कोई भी जीआर लाया है
तो गवर्नमेंट की GR can always be challengeable only before the Bombay High Court under Article 226. तो एक बात ध्यान रखिए, ये जो हम पे लादा गया है ना, जो 33(5) था, अभी हमें 33(9) में डाला गया है, हमें नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट बिल्कुल समय नहीं दिया, टाइम दिया ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिसमें GR पे स्टे मिला है। मेरा कहना मतलब है, माड़ा हम जाएंगे, माड़ा के भरोसे हम रहेंगे, माड़ा हमें क्या देगी, माड़ा को रिक्वेस्ट करेंगे। सी, यहाँ पर एक हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ हर एक को बोलने का अधिकार है। हम किसी से कोई भी भीख नहीं मांग रहे हैं। सी, हमारा आंसर शुड नॉट बी इन रिक्वेस्ट, हमारा आंसर शुड बी हाउ वी कैन गेट। हम ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं। मैं आपको अभी कह रहा हूँ, आप मेरी बात मानिए, इस चीज को रोकने का सिर्फ एक ही सही मार्ग है, टेंडर आने से पहले अगर इस GR पे स्टे गिरे तो ये GR वही स्टॉप हो। तो मेरा ये पर्सनल मानना ये है, एंड बीइंग अ लॉयर बॉडी एंड अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, मेरा ये मानना ये है, ये सब चीजें परफेक्ट चल रही है, लेकिन हमें सबसे पहले उस GR को रोकना होगा। अगर वो GR इम्प्लीमेंट हो गया ना सर, तो हम कहीं पे नहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं। तो उससे बोलते हैं ना, पुलिस सुनेगी नहीं, नेता नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, लेकिन कोर्ट सुनेगा। अगर आपने इस बात को दिखाया कि इतने लोगों के ऊपर इनजस्टिस होगा, तो कोर्ट जरूर सुनेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। DN नगर पे रुस्तम जी रियलिटी में वैधि आकाश के ऊपर वो तोड़ के किया, उस मैटर में मैं ही उनका काउंसिल था। जो मैंने अभी इकोनॉमिक्स विंग में हमारी आर्गुमेंट हुई, और अभी उन्होंने सामने वाले जो मतलब वैधि आकाश ने उनके ऊपर उन्होंने जो केस फाइल की थी रुस्तम जी पे, उस पे पुलिसों ने 20 समरी फाइल किया कि नहीं ऐसा कोई केस बनता ही नहीं, जिसके अगेंस्ट में इकोनॉमिक्स विंग में हमारी आर्गुमेंट हुई। वो आर्गुमेंट के ऑर्डर अभी 13 को आने वाली है, ये 13 तारीख को। अगर वो ऑर्डर आ गई वैधि आकाश के फेवर में, जिनके मैं काउंसिल था, तो मेरा ये कहना है कि ऐसा बहुत कुछ गलत होता है, लेकिन कोर्ट इज द राइट वे जहां पर आप उस GR को रोक सकते हैं। माड़ा के बाद जाएंगे ना, माड़ा मैं 44 नंबर सोसाइटी में तो मेरे को ज्यादा नहीं बोलना है। ये एडवोकेट साहब ने अभी जो सजेशन दिया है, वो सजेशन के हिसाब से ही आपको चलना है, और पेपर वर्क पहला तुम करो, बाकी कुछ भी मत करो। अपन महाराष्ट्र के साथ पेपर वर्क मत करो, डायरेक्ट कोर्ट में तुम पेपर वर्क करो, ये हमारा कहना है। हम सब आप लोगों के साथ हैं। सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचे मनापासून आभार मानतो। आपण एकत्रित झालात आणि मला या ठिकाणी या जे शिलेदार आहेत त्यांचे मनापासून आभार मानतो, कारण गेली 15 वर्ष मी पाहतोय की मनापासून सेवा करतायत, तरी लोकांमध्ये जी मानसिकता आहे ती काय बदलत नाही। आज आपण एकत्र आहोत, एकतेची ताकद ही फार मान आहे, आणि त्या ताकदीवर आपण सरकारला मुख्यमंत्री असला तरी देखील गृहमंत्र्यांना आपण आजमावून आपलं जो हक्क आहे तो कोणी हिरावून देणार नाही। त्यासाठी तुम्ही सर्वांनी मनापासून आजपासून आतापासून एकत्र येणं गरजेचं आहे। आज आपल्या सर्वांना मी मनापासून धन्यवाद देतो। यापुढे एकता ही सर्वश्रेष्ठ राहील, आपले विचार हे कायम स्वरूपी राहतील, त्याच्यावर आशीर्वाद मिळेल।